तो आपको ये पता है कि हम लोग चौथा चैप्टर आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के काफी सारे कंसेप्ट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था, तो जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो बच गए, ठीक है, तो आज कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना। देखिए, लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक चीज ये बताया गया कि दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण आपके पास लिखा हो तो वो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है ना। एक क्वेश्चन भी कराया गया था कि 9x प्लस 7y इक्वल टू 63, ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका जब आपने ग्राफ खींचा या जब आलेख बनाओगे तो ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब सीधे सीधे आपको ध्यान ही रखना है, याद रखिएगा कि दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण हो तो वह एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, एक सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करेगा। आप उसको आलेख के पेपर पर आप बनाओगे। लेकिन अगर मैं एक चर वाला रैखिक समीकरण लिख दूं, ठीक है, अगर आप एक चर वाला रैखिक समीकरण लिखो, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं सिर्फ x बराबर 5, तो ये एक समीकरण है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि सिर्फ एक चर है और ये एक समीकरण है और रैखिक भी है, क्योंकि पावर एक दिख रहा है, इंडेक्स घात सभी जगह एक दिख रहा है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जब इसका भी आप ग्राफ बनाओगे तो यह भी एक सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यह भी एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का अगर स्ट्रेट लाइन या ग्राफ खींचने के लिए आप बोला जाए तो आप किस तरीके से खींचोगे, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण से आपको समझ में आएगा। कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले आप नोट करके रखिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये नोट करके रखिए कि अगर मैं लिखूं, ठीक है, हाँ 2 पॉइंट चाहिए तो मैं दिखा रहा हूं, पहले ये नोट करिए। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि कभी भी आपके पास x बराबर a लिखा हुआ, मतलब x बराबर कोई भी नंबर के बराबर लिखा हुआ है ना, x बराबर 5, x बराबर 3, x बराबर -3, कुछ भी, x किसी भी कांस्टेंट, यानी a का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कोई भी अचर नंबर है। ठीक है, अगर x किसी भी नंबर के बराबर लिखा हुआ है तो यह भी एक सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सरल रेखा को। अब ये कैसा सरल रेखा होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी लाइन होगा ये वाई एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाई एक्सिस के समांतर होगा, यानी वाई अक्ष के समांतर होगा। सबसे पहले तो इसको नोट कीजिए, फिर उदाहरण से सीखेंगे हम लोग अभी। तो x बराबर ये क्या होगा, वाई एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि y बराबर कोई नंबर के बराबर लिखा हुआ है तो यह भी एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर x बराबर कोई नंबर के है तो y एक्सिस के समांतर है, तो y बराबर कोई कांस्टेंट रहेगा तो किसके समांतर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये x एक्सिस के समांतर हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि अगर कभी x किसी नंबर के बराबर है तो y एक्सिस के समांतर होगा, y किसी नंबर के बराबर है तो x एक्सिस के समांतर होगा। ये नोट कीजिए। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप ग्राफ खींचोगे। क्वेश्चन कैसा है, मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि बोला जा रहा है x बराबर 5 है ना, इसका ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोलोगे कि सर x बराबर 5 है, यानी ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होगा, एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो लाइन है, मुझे ये बताइए, अगर x किसी नंबर के बराबर है तो अभी मैं आपको क्या बताया कि y एक्सिस के समांतर होगा या x एक्सिस के समांतर होगा, ये बताइए। सबसे पहले आपको दिमाग में क्या आएगा कि ये x के समांतर होगा या y के समांतर होगा, ये बताइए। अगर x किसी नंबर के बराबर है तो अभी ऊपर में आपको लिख के दिखाया गया कि x किसी नंबर के अगर बराबर होता है तो वो y एक्सिस के समांतर होता है ना, तो y एक्सिस के समांतर होगा। तो x बराबर 5 क्या है, y एक्सिस यानी y अक्ष के समांतर लाइन होगा। अब ग्राफ कैसे खींचोगे, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप x एक्सिस बनाओगे, y एक्सिस बनाओगे। मैं एक्सिस बना दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है x एक्सिस।
ये आपको दिख रहा है एक्स डैश, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर इससे आप कहते हो ऑरिजिन, ठीक है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर मैं कुछ नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव लिखोगे आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से ऊपर में आप यहां पर लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नीचे लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब इसको मैं लिख के यहां पर चलिए। अब देखिए अगर आपको बोला जाए x बराबर 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये y एक्सिस के समांतर होगा। अब कभी भी y एक्सिस के समांतर आपको लाइन खींचना हो तो एक खड़ी रेखा होगी, ऐसे ध्यान रखिएगा। y एक्सिस के समांतर क्या होगा, एक खड़ी लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। अब वर्टिकल लाइन आप कहां पर खींचोगे, जहां x का मान 5 है। x का मान 5 किधर है, y एक्सिस के राइट साइड में x का पॉजिटिव मान होता है। इधर सारे पॉजिटिव मान होते हैं x के, और इस साइड x के नेगेटिव मान होंगे। तो x का 5 कहां पर होगा, ये वाला बिंदु आपको दिख रहा है, ये x बराबर 5 है, ये दिख रहा है आपको, ये x का मान 5 के बराबर है वहां पर, जहां पर मैं लाल कलर का भी बिंदु बनाया। अब यहां पर से आप एक खड़ी रेखा y के समांतर आप खींच दोगे, है ना। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यही जो लाइन है वो x बराबर 5 को दिखा रहा है, x बराबर 5 होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, x 5 के बराबर है। इस मतलब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर x का मान 5 ही दिखेगा। ये क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, x बराबर 5 देखा, यहां से डिसाइड कर लिया कि y के समांतर होगा। y के समांतर होगा, x जहां पर भी 5 है वहां से वर्टिकल लाइन खींच दोगे, तो x बराबर 5 आए। इतना क्लियर है, ये बताइए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह भी गया कोई बात नहीं, दूसरे उदाहरण से सीखते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने अगर इस तरीके से आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन में बना दे रहा हूं 2y, इक्वेशन में लिख रहा हूं 2y + 4 = 0, ठीक है। अगर 2y + 4 बराबर 0 है, हाँ y की x के जगह पर y होता तो क्या करते, मान लो आपको बोला जा रहा है 2y + 4 बराबर 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये भी एक सरल रेखा होगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहां से बोलोगे 2y का मान -4 के बराबर है, यानी y का मान -2 के बराबर है। इतना क्लियर है, ये बताइए, ये समझ में आया ना कि y का मान -2 के बराबर है। इतना क्लियर है। अब y किसी नंबर के बराबर है ना, y किसी नंबर के बराबर है। तो आपको हाँ। देखिए अभी ये बताया गया था कि y किसी नंबर के बराबर अगर होगा तो ये किसके समांतर हो जाएगा, y किसी नंबर के बराबर होगा तो वो x एक्सिस के समांतर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो x के समांतर हो जाएगा। तो यहां से आपने ये बोला कि सर y अगर -2 के बराबर है तो ये किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा, x एक्सिस के समांतर होगा, ठीक है। ये क्लियर है कितना। यस तो सर। यहां से आपने ये डिसाइड कर लिया कि y अगर -2 के बराबर है तो ये x एक्सिस का समांतर होगा। अब लाइन कहां पर से खींचोगे, जहां पर भी x का मान -2 दिख रहा होगा, है ना। x का मान -2 कहां पर दिख रहा है, y का मान -2 कहां दिख रहा है, तो y का मान -2 आपको यहां पर दिख रहा होगा, है ना। ये वाला बिंदु है y बराबर -2। y बराबर -2 आपने खींच लिया यहां से x के पैरेलल। तो x के पैरेलल अगर खींचना है आपको लाइन, तो आप कुछ इस प्रकार से खींचोगे, x के पैरेलल जाएगा, एक पड़ी रेखा या सोई रेखा आप कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन कहोगे, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये जो है ये हमारा y बराबर -2 मिल गया। ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक। तो इसी ग्राफ पेपर पर मैं सारी चीजों को रहने दे रहा हूं, इसी ग्राफ पेपर पर मैं बोल रहा हूं
कि इसी ग्राफ पेपर पर आप ड्रॉ करके दिखाइए। अगर मैं कहूं 4y बराबर 16, ठीक है, 4y बराबर 16 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से आप बोलोगे सर y का मान कितना आएगा, y का मान 4 के बराबर आएगा। इतना क्लियर है। y अगर 4 के बराबर आए, मतलब 16/4 क्या 4 आए, y अगर 4 के बराबर है तो ये किसके समांतर होगा, y किसी नंबर के बराबर है तो x के समांतर हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, y किसी नंबर के बराबर है तो x के समांतर हो जाएगा। अब जहां पर भी y 4 है आपका, है ना, y जहां पर भी 4 है वहां पर से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे कुछ इस प्रकार से। y 4 हमारा यहाँ पर दिख रहा है ना, तो x के समांतर आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा y बराबर 4 को दिखा रहा है। तो आप ड्रॉ कर लोगे। अगर x बराबर कुछ नंबर दे दिया जाए, y बराबर कुछ नंबर दे दिया जाए, तो आप लाइन ड्रॉ कर लोगे। इस समीकरण को इस तरीके से भी लिख के दिया जा सकता है 4y माइनस 16 बराबर 0, है ना, तो इस तरीके से भी लिख के दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब तक आपने ये सीख लिया कि अगर आपको x बराबर कोई कांस्टेंट दे दे, y बराबर कुछ नंबर दे दे, तो आप कैसे ग्राफ खींचोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि x किसी नंबर के बराबर है या y किसी नंबर के बराबर है, तो या तो वो x के समांतर होगा या y के समांतर होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर x किसी नंबर के बराबर है तो y के समांतर, y किसी नंबर के बराबर तो x के समांतर। ठीक, अगला चीज नोट कीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे पूछा जाए y एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, जैसे कोई भी लाइन का एक इक्वेशन होता है ना, कोई भी सरल रेखा का एक समीकरण होता है, या कोई भी एक समीकरण कोई सरल रेखा को दर्शाता है, तो एक्स एक्सिस भी क्या है, एक्स एक्सिस यानी एक सच एक सरल रेखा ही है, एक स्ट्रेट लाइन है। वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दीजिए, है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, सरल रेखा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी कुछ इक्वेशन होगा, उसका भी एक समीकरण होगा। अगर मैं बोलूं एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, ठीक है, आप नोट कीजिए एक्स अक्ष का समीकरण कभी भी आपसे पूछा जाए एक नंबर में, तो आप लिखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। अगर मैं बोलूं y अक्ष का समीकरण, है ना, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 है तो y एक्सिस का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, है ना, तो x बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हो, ठीक है, अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहते हो तो काफी सिंपल सा है। अपने x और y एक्सिस कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि कुछ बिंदु आप मुझे एक्स एक्सिस पर प्लॉट करके दिखाइए, है ना, कुछ बिंदु आप ऐसे ही बनाना चाहो, तो यहां पर आप क्या बिंदु लिखोगे, यहां पर बिंदु आप लिखोगे ना 1 0, ठीक है। यहां पर बिंदु क्या लिखोगे, यहां पर आप बोलोगे 2 0, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे 3 0, यहां पर आप लिखोगे -1 0, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे -2 0, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे -3 0, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। सभी में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है कि नहीं, कि सभी में y निर्देशांक क्या है, एक्स एक्सिस की जब बात कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, उसमें y क्या है, तो y 0 है, ठीक है। तो कभी भी एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो y 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में y 0 हो जाता है, ये क्लियर है। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, y 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी बिंदु पे y निर्देशांक 0 होते हैं, इसीलिए एक्स एक्सिस का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि एक्स एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 क्यों होता है। सीधे उल्टा याद रखिएगा कि x का समीकरण y 0 के बराबर होगा, y का समीकरण x बराबर 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर मैं y एक्सिस पे कुछ पॉइंट लूं तो आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है ये 0 1 है, इस वाले पॉइंट को आप 0 2 लिखोगे, और मैं ऊपर लिखूं तो आप मान लो यहाँ पे लिख सकते हो 0 4 लिखोगे, नीचे की तरफ यहाँ लिखोगे तो आप बोलोगे 0 -4 है, यहाँ पर कोई एक बिंदु 0 -3 रहा होगा। सभी में क्या दिख रहा है, सभी में x निर्देशांक आपको 0 दिख रहा है ना, सभी में x निर्देशांक x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर y एक्सिस का कोई भी पॉइंट अगर मैं लेती हूँ तो x निर्देशांक 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप कहते हो y एक्सिस का जो इक्वेशन है x बराबर 0 होता है, ठीक है। तो ये याद हो गया
कि एक्स एच का समीकरण वाई जीरो के बराबर होगा, वाई एच का समीकरण एक्स बराबर जीरो होगा। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है, तो नोट करके रखिए, याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस का समीकरण वाई जीरो के बराबर होगा, वाई एक्सिस का समीकरण एक्स जीरो के बराबर होगा। इतने क्लियर है ये बातें? क्यों ऐसा होता है ये भी समझा दिया गया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए इसके आगे। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ना है आपको? एक और फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, एक और रूप पढ़ना है इक्वेशन का, उसको देख लेते हैं। देखिए एक फॉर्म है आपके पास y बराबर एम एक्स। ये क्या है y बराबर एम एक्स? तो ये एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्म भी लेके चल रहा हूं और एक उदाहरण भी लेके चलूंगा। ठीक है, दोनों को साथ साथ आपको कंपेयर करना है। y बराबर एम एक्स लिख रहा हूं, मतलब अगर मैं लिखूं y बराबर 3x, है ना, y 3x के बराबर, तो मुझे ये बताइए ये जो लिखा हुआ है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं? आप बोलोगे सर दो चर दिख रहा है एक्स और वाई, रैखिक भी है क्योंकि घात जो है एक है, समीकरण भी है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहां से ये क्वेश्चन उठता है कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? तो ये एक सरल रेखा को दिखाएगा। इतना क्लियर है? ये जो भी लाइन है ये एक सरल रेखा को दर्शाएगा। मतलब y बराबर एम एक्स के रूप में कोई भी अगर इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है तो यह एक सरल रेखा को दर्शा रहा होगा, है ना, ये एक सरल रेखा को दर्शाएगा। अब इसमें स्पेशल क्या है, क्यों मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूं? ठीक है, इसमें क्या स्पेशल है? तो इसमें एक स्पेशल चीज यही है कि यह जो सरल रेखा होगा हमेशा और हमेशा मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि y बराबर एम एक्स के रूप में जो भी रेखा होगी वो मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, कहां से गुजरेगा? तो मूल बिंदु से गुजरेगा। ये नोट करके रखिए। इतना नोट कर लिया, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, पहले नोट कर लीजिए। तो क्या लिखा आपने? y बराबर एम एक्स के रूप में कोई भी रेखा हो, कोई भी समीकरण हो, तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से क्रॉस करेगा। मूल बिंदु कहने का मतलब 0 0 से क्रॉस करेगा। अब 0 0 से क्यों क्रॉस करता है, इसको चेक करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं यहां पर एक्सिस बनाऊं, ठीक है, मान लो आप ट्राई कर रहे हो कि इसका मैं ग्राफ बना के देखती हूँ कि y बराबर 3x का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक्सिस बनाओगे, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से एक्सिस बनाओगे। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने इस समीकरण में क्या करते हो, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x का मान 0 करके y का मान पुट करते हो। इस तरीके से चार्ट बनाए थे ना, लास्ट क्लास में आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाया गया था। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बनाते हो। ठीक है, जहां एक बार आप यहाँ x लिखते हो, यहाँ y लिखते हो। x का मान आपने 0 रखा, मुझे बताइए x का मान आप जब 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान कितना आ रहा है ये बताइए? y का मान 0 आ रहा है, मतलब x का मान जैसे ही 0 रखोगे y का मान 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ना कि ये जो भी लाइन होगा इसका सॉल्यूशन एक 0 0 इस समीकरण का एक हल है। आप कह सकते हो कि 0 0 इस समीकरण का हल है। x का मान 0 और y का मान 0 करने पे LHS RHS के बराबर आ जाएगा। अब 0 0 इसका हल है, तो 0 0 जब भी इसका ग्राफ बनाओगे, जब सरल रेखा बनाओगे तो 0 0 से पास करेगा। एक बिंदु 0 0 होगा जहां से ये पास करेगा, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा। तो 0 0 से पास करेगा हमारा लाइन। तो ये तो समझ में आ गया कि y बराबर 3x होगा, वो हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। ये क्लियर है? अगर ग्राफ आपको पूरा ग्राफ ही बताना हो इस लाइन का तो आप क्या करोगे? x का मान 1 रख दोगे। x का मान 1 रखने पे y का मान कितना आ रहा है ये बताइए? 3 गुना 1 यानी 3 आ रहा है ना। तो x का मान जब आपने 1 रखा तो y का मान 3 आया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मिला हमारा 1 3, है ना, 1 3। तो अब इस बिंदु को आप प्लॉट करके देखो, है ना, 1 3 कहां पर मिलेगा? कुछ इस प्रकार से यहां मिलेगा। इस तरीके से आप करोगे तो 1 3 हमारा यहां पर मिलेगा। ये बिंदु है 1 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने प्लॉट करना सीखा होगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये हमारा लाइन बनेगा। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यही है हमारा y बराबर
3x। ठीक है, ये हमारा जो दिख रहा है y बराबर 3x दिख रहा है। ये समझ में आया? x का मान 1 रख दिया, y का मान 3 वहां से आ गया, बस इस वैल्यू में पुट कर दिया दीपक। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन है, ग्राफ तो बना लोगे आप इस तरीके से। ग्राफ बनाने के लिए आपको तो सिखाया गया था। बस ये आज ये बताना चाह रहा था कि y बराबर mx के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो सीधे सीधे आप बोलोगे कि यह ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर हमेशा गुजरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि x का मान आप जैसे ही 0 पुट किए y का मान 0 आ जाएगा, इसीलिए यह मूल बिंदु से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिंपल इसी तरीके से लिख के दिया जाएगा। आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी लिख के दिया जा सकता है। अगर मैं बोलूं 4x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है, 9 नहीं, मैं 0 लिख रहा हूं। ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर 0। यह जो भी लाइन है यह मूल बिंदु से होकर गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, ये बताइए। मूल बिंदु से होकर गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, हाँ या ना? ठीक है, आप इसको इस तरीके से चेक करते हो, दो तरीके से चेक कर सकते हो। पहला तरीका ये है, आप इसको लिख सकते हो 5y जो है -4x के बराबर है। यहां से y का मान आप लिख सकते हो -4/5x, है ना। और ये दिख रहा है ना y बराबर mx के रूप में दिख रहा है। यहाँ m का मान -4 हो गया, -4/5 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि ये जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है इसको आप y बराबर mx के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसको आपने y बराबर mx के फॉर्म में लिख दिया। अब y बराबर mx के फॉर्म में आपने लिख दिया तो ये हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये समझ में आया? दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरे तरीके से आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मान लो जो समीकरण आपको दिया गया है 4x प्लस 5y बराबर 0, यहां पर आप x का मान 0 पुट करके देखिए। तो x का मान जैसे ही 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 0, यानी आपको मिलेगा 5y बराबर 0, यानी y का मान 0। तो x का मान 0 रखने पे y का मान 0 आ गया, मतलब 0 0 से क्रॉस करेगा, है ना। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से क्रॉस करेगा। इतना क्लियर है, ये बताइए। तो दोनों ही तरीका से आप चेक कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, तो अभी जितनी भी चीजें बताई गई जल्दी से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, 3 चीज अभी हम लोगों ने सीखा। पहला चीज यही आपको ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, पहला चीज आपको यही ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ये लिखा हुआ है x बराबर किसी नंबर के बराबर, तो ये जो लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा दीपक आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कौन सा सर वैल्यू? वैल्यू पॉइंट में दियो तो। कौन सा वैल्यू पॉइंट में? यहाँ पर कोई भी वैल्यू तो नहीं दिया गया ना, यहाँ तो बस नहीं सर, क्वेश्चन लिखा मतलब गया। जैसे आपने सर जैसे आपने पहले समझाया, अगर उसमें वैल्यू मतलब पॉइंट में दियो तो। मान लो अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखा है, मान लो 2.0.2y इक्वल टू 0, ऐसा, यही कह रहे हैं ना। यस सर। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो ये किस फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हो ना। मान लो x का मान आप 0 पुट कर दो सीधे सीधे, x का मान 0 रखने पे आपको सीधे दिख जाएगा कि y का मान 0 आ जा रहा है। x का मान आप अगर 0 रख दिए तो मिल जाएगा 4.5 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू वाई बराबर 0। ये तो पूरा 0 ही हो गया ना, तो यहाँ से फिर से 0, y का मान 0 ही मिल रहा है ना। तो x का मान 0 रखने पे y का मान 0 आ जा रहा है, तो x का मान 0 रखने पे y का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा। ठीक है, मूल बिंदु से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो देख क्या क्या चीज बताई गई। x बराबर है क्या होगा, y एक्सिस यानी y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, मैं सारी चीज लिखूंगा नहीं। ठीक है, x बराबर है y अक्ष के समांतर होगा। y अगर किसी नंबर के बराबर होगा तो किसके समांतर होगा, आप बोलोगे सर x एक्सिस के समांतर होगा। तो पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, आज ये पढ़ाया गया। दूसरा चीज, दूसरा कंसेप्ट ये पढ़ाया गया कि अगर x बराबर 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे सर ये y एक्सिस का समीकरण है। ठीक है, y अक्ष का समीकरण है। और ये मुझे बताइए अगर मैं y बराबर 0 लिख दूं तो ये किसका समीकरण है, ये आप बताइए।
अगर मैं लिख रहा हूं y बराबर 0, तो ये किसका समीकरण है? तो आप बोलोगे y बराबर 0 है तो x एक्सिस का यानी x अक्ष का समीकरण। ठीक है, x अक्ष का समीकरण। तीसरा चीज ये ध्यान रखिएगा, y बराबर mx के फॉर्म में कोई भी लाइन अगर लिखा हुआ है तो ये कहां से क्रॉस करेगा? 0 0 से, यानी x का मान 0 रखने पे y का मान 0 आ जाएगा, तो ये मूल बिंदु से क्रॉस करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इतना क्लियर है ये सारी चीजें? अब मैं क्वेश्चन करवाऊं? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। देखिए, आप ट्राई करोगे उसके पहले मैं ही इस क्वेश्चन को करवा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है समीकरण 2x + 8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर दो चीज लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगा। आपको बोला जाएगा एक चर वाले समीकरण के रूप में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है, एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। या बोला जाएगा दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अच्छा, यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन है उसके दो ऑप्शंस है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन है, एक चर वाला। नो सर, मैं ये कह रही हूँ सर, इसमें एक ही बार एक्स है यानी चर है, तो सर ये एक समीकरण हुआ, एक एक्स चर वाला। सुनिए, ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा, मैं क्वेश्चन पहले समझा दूं। ठीक है, आपके सामने ये लिख के आएगा कि एक चर वाले समीकरण के रूप में इस इक्वेशन को ज्यामितीय निरूपण कीजिए। या बोला जाएगा दो चर वाले समीकरण के रूप में इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। दोनों ही तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं कि एक चर वाला दो चर वाला का क्या मतलब है। अगर मैं सबसे पहले ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करो, जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, बस आपको समीकरण देखना है। 2x + 8 = 0, इसको आप लिखिए सबसे पहले। इसका मैं ज्यामितीय निरूपण अभी सिखा रहा हूं, पहले जो समीकरण दिया गया उसे आप लिखो, 2x + 8 = 0। इसको आपने अगर सोल्व किया तो क्या मिलेगा? यहां से आपको मिल जाएगा ना 2x का मान, 2x + 8 = 0 लिखा हुआ था ना, 2x + 8 = 0। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2x = -8। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिल जाएगा x का मान -8/2, यानी x का मान -4। ये तो सभी को समझ में आए, x का मान -4 के बराबर है। इस समीकरण का लिखने का मतलब ये हुआ कि x -4 के बराबर है और कुछ नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तो इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको संख्या रेखा पर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना है। कहां रिप्रेजेंट करोगे? संख्या रेखा पर। ठीक है, नंबर लाइन पर। ठीक है, तो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। नंबर लाइन कैसे बनाते हो? आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते हो, बीच में यहां पर आप 0 लिखते हो, कुछ इस प्रकार से इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो, और इधर तरफ आप नेगेटिव नंबर्स लिखते हो, है ना। ये सारी चीजें पता होंगी आप सभी को। तो यहां पर आप लिखोगे 1, यहां पर लिखोगे 2, यहां पर 3, यहां 4, यहां 5। ठीक है, इस तरफ अगर जाओगे बाई साइड तो यहां पे लिखोगे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरीके से आपने किया। अब x = -4 कहां पर है ये मुझे बताओ, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में? इस तरफ है या इस तरफ है? तो आप बोलोगे बाईं तरफ है सर, x का मान -4 के बराबर। तो x = -4 को आप थोड़ा सा बोल्ड कर दोगे, इस तरीके से पॉइंट बना दोगे, और बोलोगे ये जो पॉइंट है हमारा, यही है x = -4। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब भी बोला जाए एक चर वाले समीकरण के रूप में, ठीक है, एक चर वाले समीकरण के रूप में इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, इसका मतलब संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपको। ये क्लियर है सभी को? ओके। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ठीक है, तो दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है? इस जो प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप बनाते हो, है ना,
तो दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करने का मतलब होता है कि आप एक्स एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस बनाओगे। अच्छा, ये जो प्लेन होता है, कोई बता सकता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर हम लोग बनाते हैं, जो ग्राफ पेपर आपके पास होता है, उस प्लेन का कोई स्पेशल नाम है क्या? यस सर। क्या नाम होता है उसका? सर जो ये सीधी है उसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो सीधी खड़ी हुई है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये तो आप एक्सिस को बताए ना कि ये एक्सिस का नाम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है क्षैतिज रेखा, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा या आमतौर पर बोल लेते हैं पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। लेकिन तो मैं सर आपने क्या पूछा है? इस लाइन के बारे में नहीं पूछ बता रहा। दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो ग्राफ पेपर है आपके सामने, इस ग्राफ पेपर का कोई नाम है क्या? इस प्लेन का कोई नाम है क्या? इस पूरे पेज का जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, इस ग्राफ पेपर का कोई नाम होता है क्या? इसका क्या नाम है? तो इसका जो इस प्लेन पे, जिस प्लेन पर मैंने एक्सिस बनाया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिस भी प्लेन पर मैंने एक्सिस बनाया उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इंग्लिश में नाम होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ठीक है। हिंदी में नाम होता है कार्तीय तल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कार्तीय तल। अगर आप अपना एनसीईआरटी बुक ध्यान से पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा। तो इस प्लेन को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। जिस भी प्लेन में, जिस भी तल पर, जिस भी सरफेस पर एक्सिस बना हुआ है, उस एक्सिस का क्या नाम है? कार्तीय तल, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, कुछ लाइन नंबर्स बनाते हो, ठीक है, कुछ नंबर्स में बना दे रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर आप बोलोगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ ऊपर आप लिखोगे 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस तरह के, ठीक है। नंबरिंग आप कर दोगे। यहाँ पर देखिए, आपके पास जो इक्वेशन दिया गया था वहां से आपने सोल्व किया तो क्या आया? अभी आपके पास था x बराबर -4, है ना, x बराबर -4 था ना, तो आपने सोल्व किया, x बराबर -4 आपके पास आया था, ठीक है, यहाँ, ठीक है। x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करना यहाँ पर। तो ये मुझे बताइए कि x बराबर -4 ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये किसके समांतर होगा? x एक्सिस के समांतर होगा या y एक्सिस के समांतर होगा? ये बताइए, x बराबर -4 किस एक्सिस के समांतर होगा? सभी को कंफर्म है ना, y एक्सिस के समांतर होगा। अभी आपको बताया गया था उल्टा होता है। तो x बराबर किसी नंबर के बराबर है तो y के समांतर होगा। x का -4 खोजिएगा। x -4 कहां पर है? तो बोलोगे सर यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। तो ये x का मान -4 है। यहां से y के पैरेलल यानी y के समांतर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दोगे, एक खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींच दोगे। यही है आपका x बराबर -4, और इसी को कहते हैं दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले प्लेन में, कार्तीय तल में इसका रिप्रेजेंटेशन। ये समझ में आया? तो एक चर वाला बोला जाएगा तो एक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करोगे, दो चर वाला बोला जाएगा तो इस तरीके से एक नंबर लाइन, इस तरीके से एक्सिस बनाओगे, एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपको लास्ट क्लास में बताया भी गया था कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला, यानी आपका जो 12th चैप्टर है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से 100% आता ही आता है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, हीरोन्स फॉर्मूला जो है, हीरोन का जो सूत्र है, इसका उपयोग आप किस चीज में करते हो? क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हो। किस आकृति का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं ये बताइए? वृत्त का, त्रिभुज का, वर्ग का, ये बताइए। तो सभी के आंसर आ रहे हैं ट्रायंगल। मतलब आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होता है इससे, ठीक है। चलिए, तो हीरोन्स का फॉर्मूला पे आने के पहले, है ना, हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात होगी, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, अभी हीरोन्स का फॉर्मूला नहीं बताया जा रहा, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये एक त्रिभुज है आपके पास एबीसी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। इसके एरिया के लिए आप ऑलरेडी पहले से ही एक फॉर्मूला आप जानते हो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार, है ना, गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हो, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन ये फॉर्मूला में क्या होता है, आपको आधार पता होनी चाहिए। मान लो अगर आपको बीसी का मान दे रखा है, आधार का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लो आपको ऊंचाई भी दे दिया गया, ऊंचाई भी आपको दे दिया गया, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे, बोलोगे 1/2 इंटू 20 इंटू 8, यानी आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? यहां से अगर आधार और ऊंचाई दिया जाएगा तब तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये तो हम लोग काफी पहले ही से जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने पढ़ रखा है पहले ही से। उसके बाद आप ये भी पढ़े हो कि अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास अगर एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों ही भुजा बराबर होती है, तो अगर तीनों ही भुजा बराबर है, जिसकी तीनों भुजा को मैं ए लिख दे रहा हूं, तो इसके लिए भी कोई स्पेशल फॉर्मूला था क्या इसके क्षेत्रफल की? अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज की बात करूं जिसकी भुजा ए के बराबर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहते हो नहीं 3a नहीं होगा ना, 3a तो इसका परिमाप होगा सर रूट एरिया का। 3/4 a स्क्वायर। वेरी गुड, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। याद आया सभी को? पढ़ाया गया था ना, है ना। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला भी देखेंगे, पहले ये देखिए हीरोन्स फॉर्मूला की बातें करेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला का जरूरत क्या पड़ गया जब ये सारे फॉर्मूला हमारे पास पहले से थे, ठीक है। तो ये तो आपने सीखा कि अगर क्षेत्र आधार ऊंचाई दिया जाएगा तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज दी जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमारे पास पहले से। लेकिन मुझे इतना बताइए कि अगर जब ये दो फॉर्मूला हमारे पास पहले से था तो हीरोन्स फॉर्मूला की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला की ये जरूरत पड़ गई, हीरोन्स बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला दिया, है ना। इस त्रिभुज जो एबीसी ऊपर में लिखा हुआ है, इस त्रिभुज को देखिए, इसमें अगर मैं बोलूं कि ये ऊंचाई आपको नहीं दिया गया है ना, ये ऊंचाई अगर मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, या एक नया ही त्रिभुज में बना रहा हूं, ठीक है, एक नया त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। इसकी तीनों ही भुजा अलग अलग, मतलब तीनों भुजा आपको दे दी गई ए बी सी, या ए बी सी की जगह पर मैं लिखता हूं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताइए अगर 12, 13, 14 ये तीनों सेंटीमीटर दी गई है भुजाएं, तो यहां से आप क्षेत्रफल अभी ऊपर वाले दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो हमारे पास दो फार्मूला तो था, लेकिन इन दोनों, दूसरा वाला फार्मूला तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगेगा, ये वाला दूसरा वाला तो सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। पहला वाला जो फार्मूला है इसके लिए आपको आधार और ऊंचाई चाहिए, आधार भी चाहिए ऊंचाई भी चाहिए, बेस और हाइट चाहिए, जबकि इस त्रिभुज में आपको कहीं भी ऊंचाई नहीं दिख रहा, ठीक है, हाइट नहीं दिया गया। तो हाइट नहीं दिया गया तो इसका क्षेत्रफल हम लोग अब तक जितना फॉर्मूला के बारे में पढ़ा उससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकाला जा सकता। तो अगर कभी भी आपको किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजा दी जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। यही जरूरत पड़ी हीरोन्स फॉर्मूला की। अगर हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है ए बी सी जिसकी तीनों ही भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हीरोन्स नाम के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र।
क्या होता है हीरोन का सूत्र? हीरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है अगर उसके तीनों ही भुजा ए बी सी पता हो। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आप लिखोगे सर क्षेत्रफल बराबर, नोट कीजिएगा, वर्गमूल, आप सबसे पहले लिखते हो वर्गमूल, यहां पर लिखोगे s, फिर लिखोगे s माइनस ए, फिर लिखोगे s माइनस बी, फिर लिखोगे s माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर ये तो आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा कि ए बी सी क्या है। ए बी सी तो आपको दिख रही है कि ये तीनों ही क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं, ये जो दी जाएगी। एस क्या है? तो एस होता है अर्ध परिमाप, जहां पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? इंग्लिश में तो आप इसे सेमी पेरीमीटर कहोगे, इसीलिए इसे इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपको पता है ना, परिमाप, तीनों ही भुजा का योग। अगर मैं पूछूं तीनों ही भुजा का योग, इसे आप परिमाप बोलोगे, पेरीमीटर बोलोगे। तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब इसका आधा, तो परिमाप को आप 2 से भाग लगा दोगे। मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ते हो, a प्लस बी प्लस सी, और 2 से भाग लगा देते हो। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप है परिमाप निकालोगे और 2 से भाग लगा दोगे परिमाप का आधा। इतना क्लियर है? तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या हुआ? तो ये जो लिखा हुआ है यही हीरोन्स का सूत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्लियर है? ये बताइए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक त्रिभुज दिया गया हो, ठीक है, उदाहरण करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, जिसकी तीनों ही भुजा आपको दे दी गई। एक भुजा आपको दी गई 13 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दी गई 14 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहला आपको लिख रहा हूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला ऑप्शन बी है आपके पास √3/4 गुना ए स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपके पास हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। ये बताइए ए बी या सी। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए के लिए हमें आधार और ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई नहीं पता तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। समबाहु त्रिभुज नहीं है इसलिए ये भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हीरोन्स का सूत्र ही लगाएंगे। हालांकि ये दोनों भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं ये समझ में आ गया? जब त्रिभुज के तीनों ही भुजा दी जाएगी तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं सोल्व कर रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिएगा। जब भी तीनों ही भुजा दी जाएगी, तीनों भुजा को आप नाम दे दोगे। इसको आप नाम दे दिया मान लो ए, इसको आप नाम दे दिया बी, इसको आपने नाम दे दिया सी। तो यहां से आप बोल रहे हो ए का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, सी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मुझे ये बताइए अगर मैं बोलूं अर्ध परिमाप इसका कितना आएगा? हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? यहां पर आप बोल सकते हो इसका जो अर्ध परिमाप आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा। ठीक है, यानी अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दो। मुस्कान के नाम से जो बच्चे हो प्लीज अपना माइक बंद कर दो आप। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी आप इसे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13 प्लस 14 प्लस 15/2, यानी आपको मिल रहा होगा 42/2, यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको देखा कि अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करोगे, हीरोन्स का फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप यानी एस का मान कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? एस का मान कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हाँ बताइए क्या डाउट है आपका समा? सर अगर सर हीरोइंस के फॉर्मूले से ही हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सर अगर सॉल्व करना हो तो सर दो भुजाएं आप आवाज कट रही है आपकी। सर दो भुजा दे रखी हो और पेरीमीटर दे रखा हो तो तीसरी भुजा भी तो हीरोइंस के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर 2 भुजा दे दी जाएगी, क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐसा कि मान लो अगर 2 भुजा दे दी जाए 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका परिमाप मान लो मैं कह रहा हूँ 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर,
तो अगर परिमाप 25 सेंटीमीटर दिया गया, दो भुजा दी जाएगी, तो तीसरी भुजा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो पहले Yes, sir, तीसरी but भुजा sir, कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। यस सर, बट सर आपने अभी कहा कि जब तीनों भुजाएं दी हो तो हम इसमें हीरोइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर किया क्या अल्टीमेटली आपने, जब 25 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है, देखो यहाँ पर आप परिमाप बोल रहे हो 25 सेंटीमीटर हमें चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर का यूज क्या कर रहे हो, इस भुजा को निकालने के लिए कर रहे हो ना। इस भुजा को निकालेंगे, जब तीनों ही भुजा पता चल जाएगी तभी तो हीरोन्स फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो इसको मैं अभी के लिए साइड कर रहा हूं। तीन चीजें, अगर आपके पास कभी भी त्रिभुज का आधार दिया गया हो, है ना, मान लो बेस का मान आपको पता है, आधार का मान, ऊंचाई का भी मान पता है, तो यहां पर आप बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपको ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये दे भी दो, ये नहीं भी कुछ दिया गया, यहाँ पर तो आप हीरोन्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये भुजा नहीं पता। लेकिन अगर मैं मान लो दे भी दू, ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो हीरोन्स का फॉर्मूला से बेटर यही होगा कि आप हाफ इंटू 20 इंटू 8 कर दो, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, काफी आसानी से निकल जाएगा। तो आधार और ऊंचाई अगर दिया गया है तब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, पहला चीज ये। अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज तीनों ही भुजा अगर पता है, तो यहाँ पर आप तो √3/4 गुना ए स्क्वायर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी आसान है, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला तभी लगाएंगे जब आपको तीनों भुजा दी गई हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसका मान कुछ भी दे रखा हो, इसका मान कुछ और दिया गया, इसका मान कुछ भी दे दिया गया, तीनों भुजा पता हो तभी हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो सिर्फ दो भुजा दी गई हो, ठीक है, सिर्फ दो भुजा दी गई है, मान लो ए और बी, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। जब अगर कोई और डेटा दिया गया हो जिससे आप सी कैलकुलेट कर लोगे, तो पहले सी कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फिर हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, क्लियर है। तो तीनों भुजा पता होंगी तभी हीरोन्स फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पर हमने एस निकाला, यानी अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, अर्ध परिमाप कैलकुलेट किया। अब देखिए, अब बोलोगे हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है। हीरोन्स का फॉर्मूला के अनुसार एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखोगे, क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये क्या लिखोगे, एस का मान कितना है आपके पास, एस का मान 21 है, ठीक है। एस माइनस ए क्या करोगे, एस का मान 21 और ए का मान 13, तो यहां से आप लिखोगे 21 माइनस 13, ये क्लियर है, 21 माइनस 13 गुना 21 माइनस 14, एस माइनस बी लिखा, ठीक है, फिर एस माइनस सी लिखोगे 21 माइनस 15, ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको क्या मिलेगा, ये जो 21 है, 21 को मैं 21 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। 21 माइनस 13 को आप क्या लिखोगे, 21 माइनस 13 आपको दिख रहा होगा 8, ठीक है। 21 माइनस 14 यह है 7, ठीक है, और 21 माइनस 15 करोगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसके आगे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके आगे आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा, 21 को मैं लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 21 को लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, 7 गुना 3, 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हो, 8 को, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, ठीक है। ये जो 7 है ये प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, जिसको आप 7 ही लिख सकते हो, ठीक है, इसको मैं सीधे 7 लिख दिया। जो 6 है, इस 6 को आप लिखोगे 3 गुना 2, 3 गुना 2, ठीक है। चलिए अब यहां से आप जोड़ा बनाइएगा, यहां से आपको दिख रहा है 7 कितने बार लिखा है, एक बार 7 यहाँ है, एक बार 7 यहाँ है, 2 बार 7 मिला तो एक बार बाहर आ गया, एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है, 2 बार 3 मिल गया तो एक बार 3 बाहर आ गया। ये 2 2 का एक जोड़ा दिख गया हमें, 2 और 2 का, तो 1 2 बाहर लिखा गया।
एक 2 यहाँ है, दूसरा 2 यहाँ पर, तो यहाँ से फिर से 2 लिखा। तो इसको सोल्व करने पे आपको मिल रहा है 21 × 4 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है कि अगर तीनों ही भुजा दी जाएगी तो यहां से हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अर्ध परिमाप इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि इस फॉर्मूले में अर्ध परिमाप है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर आप बोलते हो कि ये फॉर्मूला सर कहां से आया, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके ये सिलेबस में नहीं कि फॉर्मूला कहां से आया। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, यस अर्ध परिमाप है और इसमें मान डालने हैं, सोल्व कर देना। ठीक है, अच्छा दोबारा समझा, कहां पर डाउट है यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया ना कि अगर तीनों ही भुजा दी जाएगी। एक बार देखो मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूं। तो अगर तीनों ही भुजा दी गई ए बी सी, यहाँ सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालते हो ये। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप्स यही है कि सबसे पहले अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देते, 21 सेंटीमीटर आए। क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूला है, वर्गमूल s × s - a s - b × s - c। ठीक है, तो इसका मान 21 रखा, a का मान 13 रखा, b का मान 14 रखा, c का मान 15 रखा। तो यहां से आया 21 × 8 × 7 × 6। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे 21 × 8 × 7 × 6 आए। अब अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो यहाँ पर आप फैक्टराइज करने के लिए सीखे। 21 को आप क्या लिखोगे, 7 × 3, 7 × 3 21 होगा। 8 को आप लिख सकते हो ना 4 × 2, और इस 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो यानी 2 × 2 × 2 करोगे तो 8 मिल जाएगा। तो आप लिखोगे 2 × 2 × 2। ये 7 को मैं 7 ही लिख दिया और 6 को 3 × 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ जोड़ा देखो किसका किसका है, 7 का 2 जोड़ा है तो एक बार बाहर आया, 3 का 1 जोड़ा दिख रहा है तो एक बार 3 बाहर आया, 2 हमें 2 बार दिखा तो एक बार बाहर लिखा, और यहाँ पर भी 2 बार दिख रहा है तो यहाँ पर से भी एक बार 2 लिखा, जिसको गुना करने पे आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ये बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग किस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग किस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास विषमबाहु त्रिभुज, और ऑप्शन डी है आपके पास उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये बताइएगा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज आप किस त्रिभुज के लगाइएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल या ऑल। ठीक है, तो यहां पर सर मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा कि उपर्युक्त सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये बात अलग है कि हम लोग ज्यादातर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज, लेकिन समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जा सकता है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है, इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज नहीं करते। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज करते हैं, है ना, और एक दूसरा भी मेथड होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और विषमबाहु के लिए तो करते हैं। तो आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किस प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है, तो आप बोलिएगा सभी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है, सिर्फ उसकी तीनों भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी तीनों भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा था यहाँ पर कोई भी कंडीशन आपको नहीं बताया कि विषमबाहु त्रिभुज में ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, मतलब सभी के लिए लगेगा, है ना, सभी के लिए लगेगा।
कंडीशन बस इतना है कि तीनों भुजा पता होनी चाहिए। अगर तीनों भुजा पता है तो आप विजोन्स फॉर्मूला लगा दो। अब वो तीनों भुजा बराबर हो, अलग हो, या दो भुजा बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें क्लियर है। वाई या एन ये बताइए। अगर ये सारी बातें क्लियर तो एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज का। तो यदि त्रिभुज के तीनों ही भुजा ए बी सी है तो इसका अर्ध परिमाप बताइए। आंसर आप पोल सेक्शन में करोगे। ट्राई कीजिए इसको। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि तीनों भुजा ए बी सी है तो आपसे अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है ना। आंसर करने के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। डन सर। ठीक है, 15 सेकंड्स और रुकेंगे फिर पोल को एंड किया जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आंसर कर दोगे। त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो अर्ध परिमाप क्या होगा। 10 सेकंड्स और। पांच सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे बोला गया त्रिभुज के तीनों भुजा ए बी और सी है। आपसे पूछा जा रहा है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, है ना। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ोगे, दो से भाग लगा दोगे। तो सेमी पेरीमीटर जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हो तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ए प्लस बी बाई प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां पर ये गलती मत करिएगा कि ऑप्शन ए सही कर दो, क्योंकि ये जो है ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना। अगर आपसे मुझे ये बताइए, अगर आपसे यहां बोला जाता है कि त्रिभुज की तीनों भुजा ए बी सी है और आपसे परिमाप पूछा जाता, अर्ध परिमाप की जगह परिमाप पूछा जाता, तब आपका आंसर क्या होता। अगर परिमाप पूछा जाता तब आंसर हमारा ऑप्शन सी होता, है ना, तीनों ही भुजा को जोड़ देते। तो उस केस में हमारा आंसर, इसे पी कहते हो, ये परिमाप होता है। ठीक है, ये हमारा अर्ध परिमाप हुआ, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन ए क्या है ये बताइए। ये अगर तीनों ही भुजा ए बी सी है तो अगर ऑप्शन ए की बात करूं तो ये किस चीज को दिखा रहा है, सर ये हीरो हीरोन्स फॉर्मूला है और ये ये एरिया क्षेत्रफल को दिखाएगा, है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को बता रहा है ना। तो अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो ऑप्शन ए सही होता। ठीक है, चलिए ये सारी बातें क्लियर है। तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना।